Hello everyone, welcome to Sleepy Classes and a very good morning to all of you. सबसे पहले apologies, there were some issues at the office. ठीक है, तो जिसको एड्रेस करना भी ज़रूरी था, तो इसी वजह से वीडियो डिले हो गई. सो करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे हम न्यूज़पेपर से, एंड कॉन्टेक्स्ट तो है मैं डिस्कस करती रहूँगी. साथ में सोर्स की अगर हम बात करें तो द हिंदू से ही आपकी न्यूज़ ये ली गई हैं. ठीक है, सिंपल सी चीज़ें हैं, जैसे जहाँ पे कॉन्टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको समझाती रहूँगी. बाकी नहीं तो आप लिंकेजेस ड्रॉ कर सकते हो. क्यों? क्योंकि हमारे पुरानी न्यूज़ जो हमने डिस्कस की है. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे J&K Lieutenant Governor Sinha sacks 2 government employees under Article 311. ठीक है, सो अभी आर्टिकल 311 जो है अपने आप में ही एक बहुत ही ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में बात करता है. ठीक है, अब उनमें से एक छोटा सा क्लॉज है इसका, जहां पर न्यूज़ के तहत ये बोला गया है आपको कि जो LG हैं उन्होंने अभी तक 2020 से लेके 77 ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को डिसमिस कर दिया या टर्मिनेट कर दिया अपने जो भी उनके पास पोजीशन थी. ठीक है, क्यों किया है उसके पीछे उनका रीज़न यही है कि गतिविधियां जो थी उनकी वो एंटी नेशनलिस्ट थी यहाँ पर. ठीक है, या आप कह सकते हो कि मे बी एनिमी नेशन को वो हेल्प कर रहे थे. सो अब आर्टिकल 311 जो है उसके अकॉर्डिंगली बहुत सारे ऐसे लोगों को टर्मिनेट किया जा सकता है. तो आपस में अगर हम देखें इसका कॉन्टेक्स्ट बहुत ब्रॉड है, उसको क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सबसे पहले देखते हैं कि आर्टिकल 311 स्पेसिफाइज डिसमिसल एंड रिमूवल ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटीज अंडर द यूनियन और अ स्टेट ओनली. Second, a person may be dismissed or removed on the grounds of conduct which has led to his conviction on a criminal charge. Which of the statements above is or are correct? करेक्ट आंसर बनता है इसका ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, क्योंकि जो पहली स्टेटमेंट है ना उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर डिसमिसल एंड रिमूवल की ही बात की गई है. बल्कि अगर हम आर्टिकल 311 को ओवरऑल देखें तो वो डिसमिसल के अलावा रिडक्शन इन रैंक की भी बात करता है. ठीक है, फॉर पीपल दोज आर एम्प्लॉयड अंडर गवर्नमेंट सर्विस एज वेल एज स्टेट्स की जो सर्विस होती है, सिविल सर्विस की भी बात होती है यहाँ पर. तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो आपके पहले सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे यही चीज़ दी गई है कि कोई भी व्यक्ति जो कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर है उसको डायरेक्टली यहाँ पर विदाउट इंक्वायरी या विदाउट किसी तरीके की अपना मतलब बात कहे बगैर, है ना, ऐसे टर्मिनेट आप नहीं कर सकते. बट उसके अंदर क्लॉज यहाँ पर एक एक्स्ट्रा यहाँ पे दिया गया है कि जहाँ पे प्रेसिडेंट या गवर्नर को ऐसा लगता है कि जो इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड, तो इन दैट सिचुएशन वो उनको बिना इंक्वायरी के यहाँ पर या बिना उनकी बात कहे उनको निकाल सकते हैं. ठीक है, तो उनके पास ये स्पेसिफिक पावर है. एंड आर्टिकल 311 में भी स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो उसका क्लॉज 2 एंड सब क्लॉज 3 इसके अंडर फॉल करता है. सो ऑल टुगेदर आर्टिकल 311 एक स्पेशल पावर, क्लॉज सी जो हमारे पास सब क्लॉज 2 है उसके क्लॉज सी जो है उसके अंडर दी गई है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट को. ठीक है, सो बेसिकली अब यहाँ पे आप इसको ऐड भी कर सकते हो कि एक एडिशनल पावर जो उनको दी गई है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अगली बार अगर आप कोट करना चाहो तो मे भी हो सकता है सर्विसेज से रिलेटेड आपसे ये पूछ लिया जाए कि आर्टिकल 311 क्या कहता है, क्योंकि बहुत छोटी सी न्यूज़ है, इतना ज़्यादा मे भी इस पर हाईलाइट भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि मोस्टली जो हाईलाइटेड इन्फॉर्मेशन होती है ना न्यूज़पेपर के अंदर या कहीं पर भी उसको जनरली नहीं पूछती है यूपीएससी. जो चुपके छोटी छोटी न्यूज़ होती है ना जिनको हाँ बस कोई एक बार लाइट रीडिंग देकर पढ़ लेगा, उसके पूछने के जो है बहुत ज्यादा है. देन इनकम टैक्स एक्ट 2025 गेट्स प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मूज असेंट. ठीक है, तो अब असेंट मिल गया है इनकम टैक्स एक्ट को. एंड मेजरली हमारे पास जो 1961 का एक्ट था ना वो ऑलमोस्ट आप लगा लीजिए कि 90% सेम है. ठीक है, जो हमारा नया जो एक्ट बनाया गया है 2025 का. तो आप ये सोच रहे होगा कि अगर सारे के सारे प्रोविजंस यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है, 90% ऑफ द एक्ट इज सेम, तो नया ऐसा क्या लेके आया गया है. ठीक है, सबसे पहली चीज टैक्स रेट जो है उसकी कंप्यूटेशन जो है, लैंग्वेज है, उसको सिंप्लीफाई किया गया है. ठीक है, ऑल टुगेदर, ताकि लेमैन व्यक्ति कैसे टैक्स भर रहा है उसको भी पता लगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि वो किस हिसाब से किस बेसिस पे टैक्स भर रहे हैं, है ना. तो उसकी लैंग्वेज को सिंप्लीफाई किया गया. एंड सबसे बड़ी बात, रिड्यूस किया गया 536 जो सेक्शंस तक नए एक्ट को, जो कि ओरिजिनली आईटी एक्ट के अंदर 819 हुआ करते थे. एंड चैप्टर्स जो हैं वो 23 कर दिए गए जो ओरिजिनली 47 थे इन द 1961 एक्ट. ठीक है, अब उसको असेंट भी मिल गई है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. तो अब कंसिडर द फॉलोइंग. फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि आईटी एक्ट 1961 स्टैंड्स रिपील्ड. ठीक है, दूसरा, द नंबर ऑफ चैप्टर्स इन आईटी एक्ट 2025 हैव बीन रिड्यूस्ड टू 20. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट. तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या बनता है, ऑप्शन नंबर ए, कि 1961 का जो एक्ट है वो टोटली रिपील कर दिया गया है, तभी हमारे पास 2025 का एक्ट आया. अदरवाइज हम उसको अमेंडमेंट एक्ट बोलते, क्योंकि अगर हमें उसमें चेंजेस लेकर आने होते तो हम उसको अमेंडमेंट एक्ट बोलते. बट उसको अमेंडमेंट एक्ट नहीं, हमने ऑल टुगेदर एक न्यू इनकम टैक्स जो एक्ट है उसका नाम दे दिया गया है ना. तो अब इस वजह से जो हमारा पुराना एक्ट है इट स्टैंड्स रिपील्ड.
ठीक है, विद 90% बेसिकली 85 to 90% ऑफ द प्रोविजंस रिमेनिंग सेम, कि उनकी जो लैंग्वेज है वो सिंप्लीफाई कर दी गई है, नंबर ऑफ चैप्टर्स एंड सेक्शंस जो है वो रिड्यूस कर दिए गए हैं। तो 20 नहीं था ये, ठीक है, 23 चैप्टर्स यहाँ पर आपके रिड्यूस करके बना दिए गए हैं। ठीक है, तो आपकी यहाँ पर यही चीज बोल रही है कि 47 थे, 23 को बना दिया गया है। डिटेल्ड आंसर्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में PDF जो है आफ्टर दिस लेक्चर गेट्स पब्लिश देख सकते हैं। इंडिया चाइना ट्रेड थ्रू लीपू लेक अनएक्सेप्टेबल। तो यहाँ पर अगर आपको कॉन्टेक्स्ट में बता दूं, क्योंकि हम सबसे पहले यहाँ पर इस सीरीज में इसको डिस्कस कर रहे हैं, वैसे तो आपको पता होगा मेजरली अगर आपने अटेम्प्ट दिए होंगे या करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं। तो अब एक हमारे पास थी ट्रीटी ऑफ सुगौली। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ सुगौली जो है वो अब क्योंकि 1800s में 1860s के आसपास यहाँ पर साइन की गई, टू बी प्रिसाइज 1861 के आसपास यहाँ पर साइन की गई। ठीक है, एंड उस टाइम पे क्या था कि जो एरिया था हमारा, ठीक है, इंडिया वाला एरिया, वो ब्रिटिशर्स के द्वारा यहाँ पर था, यानी कि इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी उस टाइम पे हुआ करता था। दूसरी साइड थी नेपाल की किंगडम। ठीक है, तो अब क्या हुआ था कि ओरिजिनली नेपाल ने अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को फॉलो करते हुए, ठीक है, क्या किया था कि जो अब हमारे पास जैसे उत्तराखंड के कुछ रीजन्स हो गए, अभी करंटली अगर मैं बताऊं उत्तर प्रदेश के कुछ रीजन्स हो गए, वो सब के सब उनके अंडर कंट्रोल थे। बट अब ब्रिटिशर्स की एंड नेपाल की जो उस टाइम पे गवर्नमेंट थी, उनकी आपस में लड़ाई होती है एंड नेपाल इवेंचुअली लूजेस। सो अब एक ट्रीटी ऑफ सुगौली होती है जिसके अकॉर्डिंगली बोला जाता है कि जो अब रिवर है, ठीक है, रिवर कौन सी है, कली रिवर है। ठीक है, जो कली रिवर है उसके ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्लो के हिसाब से आपके पास जो रीजन है, जैसे कि हमारे पास करंटली इंडिया का पार्ट है, ठीक है, नेपाल का जो आप आज मैप देखते हैं, तो वो एक तरह से बाउंड्री डिमार्केशन उस टाइम पे हो गई थी। बट अब 3 ऐसी रीजन्स हमारे पास आती हैं स्पेसिफिकली। अब मैं आंसर चलो आपको दिखाई देती हूँ। स्पेसिफिकली 3, एक तो लिम्पियाधुरा पास आता है, लीपू लेक पास आता है एंड काला पानी आता है। ठीक है, तो ये 3 रीजन्स ऐसी हैं जो स्पेसिफिकली बोलती हैं कि नेपाल क्लेम करता है, रीजन्स नहीं बोलते हैं, नेपाल क्लेम करता है कि वो इनकी बनती है एंड वो यहाँ पर ट्रीटी ऑफ सुगौली की का नाम लेकर बोलते हैं कि हमारे पास रीजन है ना। बट अब इंडिया इस क्लेम को यहाँ पर डिनाई करता है। क्यों? क्योंकि अब अगर हम देखें आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो, या इवन नेपाल जो है, ब्रिटिशर्स जो है इसके बाद अप्रोक्सीमेटली 100 साल और राज कर गए, है ना, 80 to 90 ईयर्स और राज कर गए, और ज्यादा राज कर गए। तो इन दैट सिचुएशन अगर ऐसी ही प्रॉब्लम आ रही थी तो तब क्यों नहीं बोला गया, है ना। एंड इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद भी नेपाल के साथ रिलेशन जो है इंडिया के हमेशा से अच्छे रहे, तब उन्होंने कोई ऐसे डिस्प्यूट यहाँ पे रेज नहीं किया। ठीक है, सो जब उन्होंने डिस्प्यूट रेज किया, क्यों? क्योंकि पहले तो एक तो इनडायरेक्टली इंटरनेशनल प्रेशर था चाइना की तरफ से नेपाल के ऊपर, उसके बाद से डिमार्केशन वाला इशू शुरू हुआ, है ना। नेपाल ने मैप चेंज करके लीपू लेक वाला रीजन अपने अंडर कर लिया एंड एवरीथिंग दैट हैपेंड, है ना। तो अब सिंस चाइना और इंडिया के रिलेशन थोड़े से बेटर हो रहे हैं, तो चाइना वांट्स एंड इंडिया ऑल्सो वांट्स कि लीपू लेक पास की तरफ से वापस से जो ट्रेड है, जो कि 1965 से ऑनगोइंग है, ठीक है, तो उस चीज को वापस से रिज्यूम किया जाए। ठीक है, 1965 से ट्रेड होता आ रहा था, बट गलवान रीजन वाला जो इशू हुआ उसके बाद से हम देख रहे हैं कि जो ट्रेड है वो बंद हो गया था, तो अब उसको रिज्यूम करने की यहाँ पे बात की जा रही है ना। तो अब हो सकता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे भी फर्क पड़े, जीडीपी पे तो ऑटोमेटिकली फर्क पड़ता है, बीट चाइना बीट इंडिया, बट नेपाल को यहाँ पर इशू है विद रिस्पेक्ट टू दैट। ठीक है, तो अब माना ये जा रहा है कि इंडिया की तरफ से भी यही चीज आई है कि दीज ऑल एलिगेशंस आर बेसलेस, क्योंकि आपके पास हिस्टोरिकल कोई भी कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। आप 1800s की ट्रीटी की बात कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद से तो इतने साल निकल गए, आप तब क्यों नहीं बोले। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। Nepal claims Lipu Lake region based on Treaty of Sugauli. Second, Lipu Lake Pass is also known as Pulang Gunji. So which of the statements above is or are correct? वैसे आप आंसर देख चुके होंगे, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट थी। न्यूज़पेपर में यहाँ पे लिखा हुआ था पुलांग गुंजी जो है ना, इसका दूसरा नाम है। तो अगर आपको लीपू लेक पास ना कह के यहाँ पे पुलांग गुंजी के बारे में पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए लीपू लेक पास की बात हो रही है। तो ट्रीटी ऑफ सुगौली के बारे में आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। तो ये 3 रीजन्स जो हैं जो क्लेम करता है नेपाल। ठीक है, सो विद रिस्पेक्ट टू दैट हम न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, फॉरेस्ट राइट्स ऑफ ट्राइबल्स नॉट सेटल्ड फॉर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर हमने पहले भी डिस्कशन की थी कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के ऊपर अब बायोडाइवर्सिटी को हल्का सा आप कह सकते हो शिफ्ट करके, या ट्राइबल लोगों को शिफ्ट करके उनको फॉरेस्ट राइट्स उनका देकर कॉम्पनसेशन देने के बाद उनको नई जगह पे रिलोकेट करने के बाद, पहली बात तो वहाँ पर एक एयरपोर्ट बनने की बात हो रही थी। ठीक है, वहाँ पे एक पार्क बनने की बात हो रही थी जो कि अब थोड़ा डेवलपमेंट के लिए होगा, एंड नेवल बेस वहाँ पे बनने की बात हो रही थी। ठीक है, पोर्ट बनने की बात हो रही थी। तो ये सारी प्रोजेक्ट्स जो है ऑटोमेटिकली पास कर दिए गए थे। हमने लास्ट यही चीज़ को डिस्कस किया था। बट एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर सामने निकल के आई है कि वहाँ की जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की जो गवर्नमेंट है, बेसिकली दे आर सेइंग कि हमने तो इसको अप्रूवल नहीं दिया है। ठीक है, एंड ऊपर से सबसे बड़ी बात, ये बात मुद्दा जो है सामने तब आया जब वहाँ का एक एनजीओ या सेल्फ हेल्प ग्रुप की आप बात करते हो, उन्होंने ये चीज बोली कि ट्राइबल जो राइट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली उनको यहाँ पर उनका जो पैसा बनता था या उनको कॉम्पनसेशन बनता था वो नहीं दिया गया है।
ठीक है, फॉरेस्ट राइट्स उनको वहां पर नहीं दिए गए हैं, तो उसके बेसिस पे आपने कैसे अप्रूवल ले ली? क्यों? क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम ये भी बताया था कि जो ग्राम सभा है विद रिस्पेक्ट टू ट्राइबल एरियाज उनके पास ज्यादा पावर होती है ना, तो ट्राइब्स ही रहते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो कौन से ट्राइब्स है ना, पीवीटीजीज बता दो, चलो अंडमान निकोबार आइलैंड से कौन से हैं, ठीक है। तो ग्राम सभा के पास ज्यादा पावर होती है कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है या कोई भी नया इंप्लीमेंटेशन करना होता है किसी भी स्कीम का, तो ग्राम सभा की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है कि ग्राउंड लेवल पे वो काम भी करती है, साथ में अप्रूव भी करती है कि जो चीज अब वहां के ट्राइबल लोगों को सही लगती भी है या नहीं लगती है ना। तो ना ही ग्राम सभा ने वहां पे उसकी अप्रूवल दी है, ना ही गवर्नर यानी कि एलजी की बात करते हैं उनकी तरफ से कोई अभी अप्रूवल गई है। तो द पॉइंट इज कि न्यूज़पेपर में वो चीजें पहले कैसे छपी, है ना, तो उस चीज के ऊपर मुद्दा बार बार उठ रहा है। सो अब ये आपको मैंने कॉन्टेक्स्ट बता दिया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे मैं आपको बता दूं, तो फॉरेस्ट राइट एक्ट हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि फॉरेस्ट राइट एक्ट है हमारे पास ऑलरेडी। एक यहाँ पर है पैट 56, ठीक है, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ एब ओरिजिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1956, जिसको हम पैट 56 बोलते हैं, ठीक है। या तो आप फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत उन लोगों को जो है फॉरेस्ट राइट्स प्रोवाइड करेंगे, या दूसरा आपके पास यहाँ पर प्रोविजन होती है विद रिस्पेक्ट टू पैट 56, जो कि अब राइट देता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है ऑफ द लैंड फुल अथॉरिटी to divert the forest land, the FRA allows such diversion only after the rights are first settled and then their consent is taken from gram sabhas concerned। तो अब आप यहाँ पे दो चीजें देख रहे हो कि पैट 56 जो है ना उसके अकॉर्डिंगली जो अब अथॉरिटी है वहां पे, एलजी की बात कर लो या गवर्नर की बात कर लो, ठीक है, वो विदाउट गिविंग फॉरेस्ट राइट्स, ठीक है, पास कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को कि फॉरेस्ट लैंड जो है वो डाइवर्ट होगा। दूसरा है हमारे पास अभी फॉरेस्ट राइट एक्ट, उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्राम सभा से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, फॉरेस्ट राइट्स देने पड़ेंगे। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है कि आइदर यहाँ से हम कह सकते हैं कि गवर्नर लेवल पे कोई ऐसा इशू क्रिएट किया गया है, या एक्चुअली में ट्रूथ क्या है उसके ऊपर अभी सवाल उठ रहे हैं, एंड प्रोजेक्ट जो है एज यूजुअल रुक गया है, ठीक है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी लॉस जो है यहाँ से बहुत होगा, बहुत ही डेडिकेटेड जो टीम लगी, उसके बाद यूनेस्को की हेरिटेज साइट के अकॉर्डिंगली भी इसको आप कह सकते हो रिकॉग्निशन मिली है, तो अब एकदम से इस चीज को खत्म नहीं कर सकते हो, है ना। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 85% ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैव एवरग्रीन ट्रीज। Second, Galathea National Park is the best example on balancing human activities with nature conservation and sustainable development. Which of the statements above is or are correct? करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पहली चीज अंडमान निकोबार आइलैंड्स की जब हम बात कर रहे हैं तो अब वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे एग्जिस्ट कर रहा है एंड इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमारे पास कौन सी आ गई? इक्वेटोरियल रीजन आ गई, ठीक है, ऊपर से ये आइलैंड भी है, ठीक है। सो इक्वेटोरियल रीजन में होने की वजह से हमारे पास जो वेजिटेशन होती है वो जनरली कौन सी होती है, क्योंकि सारा टाइम बारिश होती रहती है वहां पर, तो एवरग्रीन होती है ज्यादातर, तो दिस स्टेटमेंट स्टैंड्स करेक्ट कहीं पे भी अगर हम देखें। दूसरा है गैलेथिया नेशनल पार्क। गैलेथिया नेशनल पार्क की जब हम बात कर रहे हैं वो अब एज अ पार्ट ऑफ यूनेस्कोज मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ठीक है। सो अब जो कैम्पबेल बे नेशनल पार्क है इन द नॉर्थ एंड गैलेथिया नेशनल पार्क इन द साउथ, जो एक तरह से आप कह सकते हो इंश्योर कर रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू रिसर्च एंड एजुकेशन ऑल टुगेदर, ठीक है। सो अब इसकी अगर हम बात करें तो 2013 में यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व को डेजिग्नेट किया गया था, जहां पे प्रोटेक्ट किया जा रहा था रिच ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को, एक यूनिक बायोडाइवर्सिटी को ऑफ द ग्रेट निकोबार आइलैंड, जो कि कवर कर रहा है 85% ऑफ द आइलैंड को एंड इंक्लूड कर रहा है दो नेशनल पार्क्स को, कैम्पबेल बे नेशनल पार्क एंड गैलेथिया नेशनल पार्क। फोकस करता है बैलेंस करने में ह्यूमन एक्टिविटीज को विद नेचर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसको बायोस्फीयर रिजर्व 2013 में घोषित कर दिया गया था, राइट। तो आई होप दिस आंसर इज क्लियर। देन हार्वेस्ट टाइम, तो एक नॉर्मल सी पिक्चर है बट ये जूट कल्टीवेशन की यहाँ पे आपको बात बता रही है कि जूट इन वाटर बॉडी इन गुवाहाटी फ्राइडे असम, जो कि इंडिया है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर वेस्ट बंगाल, ठीक है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कि इंडिया में जो स्टेट है वेस्ट बंगाल अगर हम बात करें वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ जूट। एज अ की कैश क्रॉप इसको उगाया जाता है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो हैं उनकी आप कह सकते हो मदद से ये चीज पॉसिबल हो पाती है, क्योंकि वो भी इकोनॉमिकली इससे बेनिफिट होते हैं, स्टेट की भी इकोनॉमी इससे बेटर होती है, ठीक है। देन विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कैश क्रॉप, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फूड कैश क्रॉप स्पेसिफिकली। कैश क्रॉप तो सभी हैं, फूड कैश क्रॉप इनमें से कौन सी है? कॉर्न, शुगर केन, कोकोनट एंड ऑयल सीड्स। इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए। तो सबसे पहले कैश क्रॉप्स का आइडिया क्या है हमारे पास कि कैश क्रॉप वो क्रॉप होती है जिसको उगाया जाता है ताकि जो फार्मर है वो खुद से सस्टेनेबली उसको कंज्यूम ना कर पाए, ठीक है, सब्सिस्टेंस के लिए उसको यूज ना कर पाए, बट वो पैसे कमाने के लिए उसे उगा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी इंटरनेशनल मार्केट में या नेशनल मार्केट में या डोमेस्टिक मार्केट में जैसे हम बात करते हैं कि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है,
ठीक है। सो अब उसमें हमारे पास फूड कैश क्रॉप्स भी है, नॉन फूड कैश क्रॉप्स भी हैं। तो ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको एक बार देख लेना, ठीक है। सो इसीलिए हम कैश क्रॉप्स बोलते हैं, एंड फूड कैश क्रॉप्स एंड नॉन फूड कैश क्रॉप्स में इनको डिवाइड किया गया है। देन यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर फेमीन इन गाजा, ब्लेम्स इजराइल फॉर द सिस्टमैटिक एड ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें देखने को पड़ रहा है, मिल रहा है, क्योंकि हमें पता है इजराइल एंड जो पैलेस्टीन वाली जो वॉर है वो काफी टाइम से अब चल रही है। इजराइल को बहुत बार बोला गया कि सीज फायर यहाँ पर डिक्लेयर किया जाना चाहिए, बट सिंस अब हम देख रहे हैं कि इनडायरेक्ट डायरेक्ट सपोर्ट यहाँ पर इजराइल को मिल रहा है अमेरिका की तरफ से, है ना। एंड दे आर नॉट रेडी टू डिक्लेयर अ सीज फायर, बल्कि उन्होंने ये बोला कि हम तो जगह जो है और घेरेंगे, गाजा वाली सिटी जो है उन्होंने अपने अंडर ही ऑटोमेटिकली कर ली है। तो इस वजह से अब क्या हो रहा है कि 5 लाख पीपल इन गाजा जो है दे आर स्टार्विंग, एंड यूनाइटेड नेशंस ने फेमीन को घोषित कर दिया है गाजा के अंदर। क्यों? इसके पीछे का एक बेसिक रीजन यहाँ पे ये माना जा रहा है कि जो भी एड यहाँ पे इंटरनेशनल एजेंसीज बीट यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी अगर भेजी जा रही थी वो नहीं मिल पाई है, लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। क्यों? क्योंकि इजराइल ने जो अब वॉर के टाइम पे सेफ पैसेज देना आसान एंड जरूरी होता है एज पर जो बेसिक नॉर्म्स कहते हैं, है ना। सेफ पैसेज किस लिए? ताकि अब जो डॉक्टर्स हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल का आपने नाम सुना होगा, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं या बीट हमारे पास फूड की किसी तरह की एड होती है वो प्रोवाइड करने के लिए एक सेफ कॉरिडोर रिक्वायर्ड रहता है, ठीक है। बट वो सेफ कॉरिडोर या सेफ पैसेज बनाया इस तरीके से क्या कि गाजा तक प्रॉपर सप्लाईज पहुंच नहीं पाई, ठीक है। अब डिस्प्लेस तो हुए हैं बहुत सारे लोग, बट उसकी वजह से भी अगर हम ऑटोमेटिकली बात करें तो ये अब सिस्टमैटिक तरीके से एड की ऑब्स्ट्रक्शन की है इजराइल ने, कि एड खोल भी दी बट वो प्रॉपर तरीके से पहुंच भी नहीं पाई, ठीक है। सो अब इस वजह से काफी सारे लोग जो है वो भुखमरी से मरेंगे भी, बीमारी से भी मरेंगे। सो ऑटोमेटिकली 2-2.5 महीने से ऐसा हो गया कि जैसे जैसे फूड सप्लाईज कम होनी शुरू हुई, खत्म होनी शुरू हुई, लोगों के ऊपर उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। सो अभी अगेन यूनाइटेड नेशंस की तरफ से इजराइल को ये चीज बोली गई कि प्लीज सीज फायर को यहाँ पे डिक्लेयर कीजिए कि दिस इज अ वॉर क्राइम, कि आप जो कमिट कर रहे हो वो एक तरह का वॉर क्राइम ही है, क्योंकि आप लोगों को भुखमरी से जानबूझ के मार रहे हो। अब क्लासिक एग्जांपल अगर हम इंडियन कोई भी लड़ाई की यहाँ पे बात करते हैं, जिसमें मराठास को स्पेसिफिकली, इवन की मुगल्स की भी हम बात कर रहे हैं, तो फूड सप्लाई जो है ऑब्स्ट्रक्ट कर देना मेजर यही होता था कि बाहर से आउटर पेरिफेरी को घेर लिया फोर्ट के अंदर, है ना, क्योंकि फोर्ट के अंदर एक शहर बसा होता था कई बार, है ना। आउटर पेरिफेरी को घेर लिया, उनका खाने पीने का यहाँ पे सप्लाई रोक दिया कि अंदर जब तक वो खाना अवेलेबल नहीं है तब तक जो है लोग मरना शुरू हो जाएंगे, जब तक खाना अवेलेबल है लोग लड़ते रहेंगे, है ना। तो इसी वजह से क्या होता था कि जनरली फोर्ट के अंदर ही बहुत सारे रिजर्व्स यहाँ पे, या फिर आप कह सकते हो फूड ग्रेन्स या अनाज जो है वो स्टोर करके रखा जाता था, एमिनेशंस को, आर्म्स को भी स्टोर करके रखा जाता था, आर्मीज मेंटेन की जाती थी, है ना। सो अकॉर्डिंगली बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखी जाती है। तो उसी क्लासिक एग्जाम्पल को यहाँ पर इजराइल ने फॉलो किया। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कि जो परपेट्रेटर्स होते हैं ऑफ वॉर क्राइम्स दे आर ट्राइड इन एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन। Second, crimes against humanity is considered only during wartime. Which of the statements above is or are correct? करेक्ट आंसर है इसका स्टेटमेंट ओनली 1, ठीक है। तो वॉर क्राइम्स जो है अब उसके अकॉर्डिंगली ना कोई भी ट्राई कर सकता है। वैसे तो आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वही ट्राई करता है इंटरनेशनल लेवल पे, बट वॉर क्राइम्स के लिए अगर आप देखें तो कोई भी कंट्री अंडर इट्स नेशनल ज्यूरिसडिक्शन ऑल्सो ट्राई कर सकती है उस वॉर क्रिमिनल को। नेशनल भी क्या मतलब एक ज्यूरिसडिक्शन के तहत उसको ट्राई कर सकती है, बट जो व्यक्ति जैसे सपोज कीजिए कोई ए कंट्री से है और उसने वॉर क्राइम यहाँ पर कमिट कर दिया, तो ए कंट्री जो है वो उसको ट्राई नहीं कर सकती एक्सेप्ट दैट कंट्री जिससे वो बिलोंग करता है। बाकी कोई भी कंट्री उसको यूनिवर्सल ज्यूरिसडिक्शन के तहत ट्राई कर सकती है, एंड अगर नहीं करना चाहती तो ऑटोमेटिकली आईसीसी तो उसका ट्रायल करेगा ही करेगा। पहली चीज आपको पहली स्टेटमेंट यहाँ पर ये क्लियर की है। सेकेंड, जो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है वो वॉर टाइम पे नहीं पीस टाइम पे भी हो सकता है, ठीक है। क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के अंदर जरूरी नहीं है कि आपको किसी के साथ लड़ाई ही यहाँ पर करनी है ना, क्योंकि अब अगर हम बात कर रहे हैं कि एथनिक क्लेंजिंग विद इन अ कंट्री ऑल्सो होती है वो, है ना। तो अब इजराइल एंड पैलेस्टीन की अगर हम बात करें तो करंटली यहाँ पर पैलेस्टीन को अलग से रिकॉग्निशन जरूर कंट्रीज ने यहाँ पर दी है। सपोज कीजिए किसी की इंटरनली कोई वॉर चल रही है ना, कोई सिविल वॉर का भी सिचुएशन आ गया, इंटरनली भी कोई वॉर चल रही है, इवन की हम कहें कि कोल्ड वॉर भी चल रही हो इंटरनली किसी के साथ, तो वहां पर भी लोगों को मारा जा सकता है ना। हो सकता है वहां पर भी उनकी सेक्सुअल मॉलेस्टेशन हो रही हो या एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लोग हैं, तो मल्टीपल चीजें यहाँ पर होती हैं। तो नॉट ओनली ड्यूरिंग वॉर टाइम, पीस टाइम पे भी वॉर क्राइम्स को या क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटीज को ऑल ओवर अगर हम देखें, जो वॉर क्राइम्स तो चलो वॉर में हो गए, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की जब हम बात कर रहे हैं वो कमिट किए जा सकते हैं। दैट इज क्वाइट पॉसिबल। तो यूनाइटेड नेशंस की ही वेबसाइट से आपको इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है कि क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी नीड नॉट बी लिंक्ड टू आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड कैन ऑल्सो अकर इन टाइम्स ऑफ पीस एंड कैन
be a crime of genocide as well, है ना। तो दूसरी स्टेटमेंट आपकी ये कह रही थी कि अंडर द जिनीवा कन्वेंशन जो परपेट्रेटर है वॉर क्राइम्स के, दे मस्ट ऑल्सो बी ट्राइड बाय द कंट्रीज एंड अदर देन दोज कंट्री विच आर द क्राइम इन विच द क्राइम्स वर कमिटेड इन एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन। तो आपको ये चीज़ बताई गई है। तो ये जो पूरे साइट पे इन्फॉर्मेशन दी गई है ना कि कौन कौन ट्राई कर सकता है, तो एक बार इसको जरूर पढ़ लेना, है ना। वेबसाइट पे अगर आप जाके पढ़ेंगे, या इवन कि मैं लिंक भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, आप एक बार इसको गो थ्रू करना, बहुत ही अच्छा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको इन डिटेल दी गई है। हो सकता है आपसे सवाल भी पूछ लिया जाए, हो सकता है आपने ना भी पढ़ा हो, ठीक है। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट अब हम चलते हैं हेल्प इलेक्शन कमीशन ब्रिंग बैक डिलीटेड वोटर्स सुप्रीम कोर्ट टू पार्टीज। तो अब बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हो गया है सिनारियो विद रिस्पेक्ट टू हमारी जो इंटेंसिव रिवीजन हुई है। तो ऑब्वियसली कल तो हमने ये डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने फिरकी भी ली यहाँ पर, जितने भी हमारे पास जो गवर्नमेंट है यहाँ पर या इलेक्शन कमीशन को लेकर भी। तो अब उन्होंने ये बोला कि आप इतना ज़्यादा यहाँ पे पॉलिटिकल कर रहे हो सब कुछ, तो आप एक काम करो, जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना उनको ही अब इलेक्शन कमीशन को बोलो कि उनको वापस जो है डिलीटेड वोटर्स जो उनको वापस लेकर ऐड कर सके, क्योंकि 65 लाख वोटर्स के अराउंड जो उनका नाम यहाँ पे कट गया है, क्योंकि वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं माने जा रहे, क्योंकि उनके पास कोई यहाँ पर वैलिड प्रूफ नहीं है। ये चीज बोली जा रही है, आधार को आप ले नहीं रहे, इलेक्शन के लिए आप वोटर कार्ड को कंसिडर कर नहीं रहे, तो क्या प्रोसेस होना चाहिए वो भी आप बता नहीं रहे, है ना। जो वहां पर भी आप बात घुमाकर ये बोल रहे हो कि जो सिटीजनशिप के अधीन यहाँ पर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बोला है, या जो हमारे पास सिटीजनशिप एक्ट है उसके तहत जो भी पॉसिबिलिटी बनती है उसके अकॉर्डिंगली आप सिटीजन माने जाएंगे, अदरवाइज आप नहीं माने जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को एक बार थोड़ा सा गो थ्रू कर देना, लाइट रीडिंग ले लेना। 40% ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स फेस क्रिमिनल केसेस। तो ADR की रिपोर्ट आई है, तो उन्होंने जो कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है, उन्होंने एक पोल कंडक्ट कराया, सर्वे कंडक्ट कराया, उसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ बोलेगी कि 40% ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स, यानी कि 12 ऑफ देम आउट ऑफ द 30 चीफ मिनिस्टर्स, या 40% आप मान सकते हो, वो क्रिमिनल केसेस के अंडर उनके अगेंस्ट चार्जेस लगे हुए हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि वो ऐसे जो बिल्स, 3 बिल्स जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की भी हमने बात की थी, या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की भी बात की थी, ठीक है, उसके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे हो रहा है कि वो 3 बिल जिसके अकॉर्डिंगली जो चीफ मिनिस्टर हैं या जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको रिमूव किया जा सकता है फ्रॉम देयर ऑफिस अगर वो 30 डेज तक जेल में रह लेते हैं एंड उनके ऊपर चार्जेस लगे होते हैं जिसकी सजा 5 साल या उससे ज़्यादा होती है। तो 31st डे तक अगर वो वापस नहीं आते हैं ऑफिस के अंदर तो उनको रिमूव कर दिया जाएगा उनकी पोस्ट से, बट अगर वो बाइज्जत बरी होते हैं तो उनको रीइंस्टेट करने की बात भी यहाँ पर देखी जाएगी, है ना। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट ये सर्वे ये कह रहा है कि मेजरली अगर हम देखें तेलंगाना के CM जो रेवनाथ रेड्डी हैं 89 केसेस अगेंस्ट हिम, हाईएस्ट जो माने जा रहे हैं, फॉलोड बाय तमिलनाडु के जो CM है MK स्टालिन 47 उन्होंने डिक्लेयर किया है खुद से अभी। केरला के CM जो है विजयन, हमारे पास 2 केसेस उन्होंने यहाँ पर डिक्लेयर किया। पंजाब के CM के अगेंस्ट 1 केस है। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 10 और 33 ऑफ द CMs जो है उनके सीरियस यहाँ पर क्रिमिनल केसेस उन्होंने खुद से डिक्लेयर किए हैं, जिसके अंदर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी है, किडनैपिंग, ब्राइबरी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन अगेंस्ट देम। तो ऐसे चार्जेस लगे हुए हैं उनके अगेंस्ट। तो अब ये बिल जो है एक्साइटिंग होने वाला, के पास होता नहीं होता है, क्या होगा वो देखेंगे। तो नीति आयोग रिपोर्ट जो है वो रिकमेंड कर रही है मॉडल पॉलिसी फॉर होम स्टेस, लाइट रीडिंग, टूरिज्म प्रमोट करने के लिए था ये। तो टूरिज्म का मे भी कोई फैक्टर आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है, मेंस के लिए प्रोबेबली काम आएगा आपको, कि बस थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है, कि सस्टेनेबली कैसे यहाँ पे होम स्टेज के ऊपर के लिए या बेड एंड ब्रेकफास्ट जिसको हम BNB बोलते हैं उसके लिए कैसे यहाँ पर प्रमोशन की बात की जा रही है। इंडिया टू मेक एडवांस जेट इंजन विद फ्रेंच टाई अप, ठीक है, तो अब इंडिया खुद से बनाना चाहता है। तो 97 तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट, ठीक है, उसको बनाने के लिए ऑलरेडी यहाँ पर ऑर्डर दे दिया गया है 66,000 करोड़ के लिए, है ना, देकर, या डील हुई है इंडिया और फ्रांस के बीच में। तो HAL जो है हमारे पास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड उसको डेवलप करेगी। देन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC वी हैव एन ऑनगोइंग बैच फॉर यू, ठीक है, या इवन के नए बैचेस भी टाइम एंड अगेन आते रहते हैं, तो आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके विजिट कर सकते हैं, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं sleepy.class@gmail.com, या टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, जो कि एक टोल फ्री नंबर है। कोई भी बैच की अगर इंक्वायरी होती है, सेम फॉर द केस ऑफ टेस्ट सीरीज, तो कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई एज सून एज आई गेट टू नो अबाउट इट, राइट। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, थैंक यू सो मच।